Good morning students, welcome you again in science class, and in this video we are going to start a new chapter that is periodic classification of element. ठीक है, अब देखिए periodic classification जो element chapter है बेटा आपका, it is all about the elements, ये elements के बारे में है। इससे पहले 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत मैटर के बारे में, कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया है, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द classification, how different type of elements are classified, how they are grouped, ठीक है, how they are placed in different groups, on what basis they are placed in different groups। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए एक्चुअली इसको हम इस तरह से स्टार्ट करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे अगर आप इसको ध्यान दें तो। और दूसरा एक बात और मैं बता देता हूँ बेटा आपको कि हम यहाँ ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक से सीधे पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन, न्यूमेरिकल या रिएक्शंस जैसी चीज़ नहीं है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। और इससे सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जब आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो आप कोई भी टॉपिक या इसका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करेंगे। यू विल कवर ऑल द टॉपिक विच आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी बुक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब तक हम देख चुके हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो चाहे वो डिफरेंट थिंग्स हो या लिविंग बींग्स हो तो उनको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कुछ दूसरी सिचुएशंस में जहाँ हम ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है, उनको भी अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन शॉप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस वाइल सोप्स आर केप्ट इन वन प्लेस वाइल बिस्किट्स आर केप्ट इन अदर प्लेसेस। मतलब शॉप्स के अंदर भी आप देखते हैं चीज़ों को क्लासीफाई वे में रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर जो चीज़ है वो एक जगह पे रखी गई है, दूसरी चीज़ दूसरी जगह रखी गई है। तो वो जो एक सिस्टमेटिक वे में आपने चीज़ों की ग्रुपिंग की है वो एक्चुअली एक प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है, ताकि वो कियोस नहीं हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो आप एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुपिंग करें, ठीक है, एलिमेंट्स की इस तरह से ग्रुपिंग करें कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाएं और जो डिफरेंट हैं वो अलग ग्रुप में चले जाएं। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन में देखिए बिगनिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेटा शुरुआत के अंदर जो एलिमेंट थे, ठीक है ना, शुरुआत में अगर हम बात करें तो नेचर में बहुत कम एलिमेंट थे तो उनका क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ईजी था। तो फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट बढ़ते गए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि आप सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे याद करें, सब एलिमेंट को कैसे ध्यान रखें कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, केमिकल प्रॉपर्टी ये है। तो इसलिए उन्होंने फिर ग्रुपिंग या फिर उनको क्लासीफाई करने का मेथड खोजना स्टार्ट किया। ठीक है, और एक और बात बता दें आपको, अब तक टोटल जो है बेटा 118 एलिमेंट नोन है, ठीक है, जिसमें से आपके पास जो 98 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल ऑकरिंग है, जो नेचर के अंदर मिल जाते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मतलब 20 एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्टली क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अब क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में जैसे सबसे पहला अटेम्प्ट जो अगर हम बात करें वो क्या किया गया था बेटा, तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का वो था इनको मेटल और नॉन मेटल पर के बेस पर डिवाइड करना, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। हमें पता है कि जो मेटल है वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे, हार्ड होंगे, लस्चरस होंगे, मेटेलिक लस्चर होगा, सोनरस होगा, डक्टाइलिटी होगी उनमें, ठीक है, मेलिबिलिटी होगी। तो ये अगर प्रॉपर्टी हमें मिल रही है तो हमने कहा वो मेटल है, ये प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कहेंगे वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन का वो था, लेकिन यहाँ सारी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर ने 1817 में, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको थोड़ा अलग तरह से सबसे पहली बार अरेंज किया, और इनका जो अरेंजमेंट था बेटा वो बेस्ड था एटॉमिक मास के ऊपर। तो जो लाइट एलिमेंट थे उनको इन्होंने शुरू में रखा और जो हैवी एलिमेंट्स थे उनको बाद में रखा। मतलब एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया। बट
जो सबसे बढ़िया जो सरप्राइजिंग बात थी इस डोबेराइनर ट्राइड की वो ये थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट था, अगर आप उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स अगर आप उनका एवरेज निकालते हैं तो वो आपको बिल्कुल या अप्रॉक्स जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल मिलता है। ठीक है, तो ये इस डोबेराइनर की खास बात थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिए बेटा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है इट इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट ट्राइड में। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मैंने यहाँ एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी के अंदर आप देखिए हमारे पास ग्रुप ए एलिमेंट है, ग्रुप बी एलिमेंट है, ग्रुप सी एलिमेंट है। आपको ये देखना है कि इसमें कौन से एलिमेंट जो हैं वो डोबेराइनर ट्राइड की कैटेगरी में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, ग्रुप ए। ओके, ग्रुप ए को चेक करें। तो ग्रुप ए में आप देखिए बेटा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन 14, फास्फोरस 31, आर्सेनिक 74.9, दैट मीन्स अप्रॉक्स 75 मान लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं, 14 और 75 को ऐड करें तो हमारे पास आता है अप्रॉक्स 89। ठीक है, 89 का हाफ कर दो, 89 का हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है 44.5। तो क्या आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है, जो फास्फोरस है सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट 44.5 इसका एटॉमिक मास है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये डोबेराइनर ट्राइड नहीं है। ठीक है, अब बी को चेक करें आप इसी तरह से, और फिर सी को चेक करें। आप खुद करेंगे, ठीक है, ये चीज़ पॉज करके और इसको चेक करके देखें कि ये डोबेराइनर ट्राइड है या नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपने पॉज करके चेक कर लिया, यस बिल्कुल सही। अब अगर आपने चेक किया तो आपको पता चल गया होगा कि जो बी और सी है वो डोबेराइनर ट्राइड की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एटॉमिक मास है स्क्रॉन्शियम का, वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालो तो लगभग उसके बराबर आ जाता है। अप्रॉक्स आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट है, अप्रॉक्स आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसमें थर्ड वाले ग्रुप में देखते हैं तो क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास को अगर आप ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स जो है वो ब्रोमीन के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये डोबेराइनर ट्राइड है। ठीक है, तो ये डोबेराइनर ट्राइड हो गया। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास देखो ये डोबेराइनर ट्राइड आ गए हैं। तो आप देखिए एक तो लिथियम वाला ग्रुप हो गया, एक कैल्शियम वाला और एक क्लोरीन वाला। तो इसको वैसे लर्न करना बेटा बहुत ईजी है। देखिए जो पहला वाला ग्रुप है, ठीक है, पहला वाला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप देखेंगे जो हम पीरियोडिक टेबल इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसमें जो फर्स्ट ग्रुप आता है उस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम और बेरियम जो आते हैं वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो आते हैं वो 17 ग्रुप के एलिमेंट है। ये सब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, और डोबेराइनर ट्राइड के एग्जाम्पल हैं, तो इनको याद करने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आया, उनका एवरेज जो है उसके बराबर आया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको डोबेराइनर ट्राइड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको अब आगे यहाँ पर डोबेराइनर जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर पढ़ें, बट सेल्फ पढ़ें। ठीक है ना, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं लेकिन इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, पढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे चला जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ऑक्टेव क्या चीज़ होती है। ऑक्टेव क्या चीज़ है? ऑक्टेव जो है बेटा एक्चुअली ये 8 के लिए यूज़ में लिया जाता है। देखो आपने म्यूजिकल नोट्स सुना होगा, म्यूजिकल नोट्स होते हैं। ठीक है, म्यूजिकल नोट्स में आपने एक चीज़ देखा होगा कि टोटल मिलाकर के 7 नोट्स होते हैं म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, और जब हम उस म्यूजिकल नोट्स को बोलते हैं तो उन म्यूजिकल नोट्स में जो 8th नोट है वो वापस 7 नोट से सिमिलर होता है। ठीक है, बोल के देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में सा रे गा मा प द नी, फिर सा अगेन, सा इज रिपीटिंग अगेन। और इसी चीज़ को अब ये ध्यान रखना, डोबेराइनर ट्राइड
जो न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था, तो न्यूलैंड को ये सारेगामा पधनिसा नहीं आता था। एक्चुअली ये इंडियन म्यूजिकल नोट्स हैं, उन्होंने जो यूज़ में लिया वो था डो रे मी फा सो ला टी। तो यहाँ पर डो रे मी फा सो ला टी, फिर डो आ जाएगा। दैट मीन्स डो रिपीट हो रहा है। डो इज़ द 8th नोट ऑफ 8th म्यूजिकल नोट। जैसे सा 8th म्यूजिकल नोट है, वैसे ही डो जो है वो 8th म्यूजिकल नोट है। तो हम जिस तरह से जब हम म्यूज़िक के नोट्स को बोलते हैं तो 8th नोट फर्स्ट वाले नोट के सिमिलर होता है। तो वैसे ही जो न्यूलैंड थे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक को के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने एलिमेंट्स को इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया और ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिसेंबल इन द प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और इनको फिर इन्होंने अरेंज कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, ओके, तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका 8th एलिमेंट अब कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन 8th एलिमेंट, तो 8th और फर्स्ट सिमिलर है। इसी तरह से अगर मैं लिथियम को देखता हूँ, लिथियम आपके पास सेकंड है। अब यहाँ से आप 8 काउंट कर लो, तो यहाँ से जस्ट 8 काउंट करोगे तो आपके पास जो 8th एलिमेंट आएगा वो सोडियम आएगा, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम है, तो बेरिलियम से काउंट करना स्टार्ट करो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फिर 8th नंबर पर आएगा। तो मतलब आप इसने जो अरेंज किया एलिमेंट्स को, उसके फर्स्ट और 8th एलिमेंट को आप देख लो तो वो एक दूसरे के नीचे ही आ रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट था इसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, every 8th element repeat their properties या resemble with the properties of first element, ठीक है। This arrangement is inspired by musical notes. Similarly, as first and 8th musical notes are similar to each other, so that's why it is called Newland's law of octave. इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन बेटा इसके भी अपने ड्रॉबैक्स थे। ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये कहाँ तक सक्सेसफुल था? ये एक्चुअली कैल्शियम तक तो सही चला, और कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे वहाँ पर ये थोड़ा फॉलो नहीं कर पाया इस चीज़ को, ठीक है। वहाँ पर ये जो रूल्स थे इसके वो ब्रेक होने लग गए, तो इसलिए यहाँ पर इसकी लिमिटेशन आ गई, या हम कह सकते हैं इसके ये ड्रॉबैक्स आ गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसे और हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है। तो लेट्स सी इट, सॉरी, लेट्स सी इट, इसे देख लेते हैं हम। यस, देखिए, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, जैसे मैंने अभी बताया। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी बिटवीन सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। अगर ड्रॉबैक पूछा जाना है तो आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। उसने ये माना था 56 एलिमेंट ही है नेचर के अंदर, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। मान लिया था कि और एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं। लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉज ऑफ ऑक्टेव। बाद में जो 56 एलिमेंट के बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टी को उनको इनके बीच में अरेंज नहीं किया जा सका, ठीक है। तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक ही है। देन इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट। कहीं कहीं पर इसने 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा। एंड आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, और जो बिल्कुल अलग एलिमेंट थे उनको एक में ही डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ कहाँ पर है, आप देखिए, ये यहाँ पर आ जाइए, देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सीजियम और लेंथेनम है इनको एक में ही रख दिया इन्होंने, कोबाल्ट और निकल को एक में ही रख दिया, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया इसका, ठीक है ना, ये इसका ड्रॉबैक है। और देखें
इसके अलावा जैसे नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, ये भी अपन ने बताया। दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है इन्हें देखो, इन एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है भाई। हमें पता है कि आज हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन जो है फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हैं आप। ठीक है, इन फर्स्ट ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, बट कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स हैं, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो इनको एक जगह तो रख ही नहीं सकते हम। उन्होंने रखा, ये तो ड्रॉबैक था, लेकिन ये उस समय उन्हें पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे फिर नॉलेज बढ़ता गया लोगों का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में और क्या था, और भी पढ़े। आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट। अब आयरन मेटल है, कोबाल्ट भी मेटल है, दोनों एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, निकल से भी रिसेंबल करते हैं प्रॉपर्टी में। तो हैव बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, तो इनको एक दूसरे से अलग रखा। देखो कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है। चलो जरा चेक करते हैं, है ना। आयरन, कोबाल्ट और निकल को कहाँ कहाँ रखा, देखो। एक तो आ गया हमारे पास निकल, ये रहा निकल, कोबाल्ट तो आ ही गया। और आयरन देखें तो आयरन का है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आयरन का है। ओके, दिखा बेटा आयरन, ओके दिख गया, दिस वन इज आयरन। देखो बहुत दूर है भाई, एक दूसरे से बहुत दूर है। एक तो फर्स्ट ग्रुप में है और एक जाके 7th ग्रुप के अंदर है यहाँ पर। तो जबकि प्रॉपर्टी तो बहुत सिमिलर होती है इनकी, लेकिन इनको इतना दूर रखना सही नहीं था, गलत था। तो इसलिए ये तो ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था इनका। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, क्वेश्चंस हैं ये, आई थिंक यू आर एबल इनफ टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। डिड डोबेराइनर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। हाँ, ये आपके लिए बढ़िया एग्जाम्पल हो गया, होमवर्क हो गया एक तरह से। अब आप काम करेंगे। आपको ये तो पता है कि डोबेराइनर ट्राइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, और न्यूलैंड ऑक्टेव भी अपने पास टेबल में है। आपको करना क्या है, ये जो आपने टेबल बनाई है, आपने तो क्या बनाई, बनी हुई थी, तो ये जो टेबल है इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कहीं पर आपको डोबेराइनर ट्राइड नज़र आ रहे हैं। मुझे तो आ रहे हैं, मुझे तो आ रहे हैं। तो अब आपको इसको एनसर्किल करना है या फिर लिखना है। ठीक है, कर लेंगे बेटा आप, वेरी गुड, समझदार हैं बच्चे। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। अब डोबेराइनर क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशंस थी, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया। बताओ देखो क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सॉरी, ओके, इसकी क्या लिमिटेशंस थी। देखिए डोबेराइनर ट्राइड जो था, एक तो इसने केवल 3 एलिमेंट के लिए ही बनाया है ना। ये देखो ओनली 3 ट्राइड दिए इन्होंने, बाकी एलिमेंट्स का क्या, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं दिया इसने, है ना। कुछ ही एलिमेंट्स के लिए 3, कुछ ही मतलब ट्राइड बनाए, बाकी के ट्राइड नहीं बना पाए। और ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इनटू ट्राइड, है ना, वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, ज़्यादा यूजफुल भी नहीं हुआ ये आगे जा कर के। तो ये भी इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया क्या, चल। What were the limitations of Newland law of octave? Yes, we have already discussed. अभी हमने डिस्कस किए कौन कौन सी limitations थी, तो we are not discussing right now it. Making order out of chaos, Mendeleev periodic table. या अब देखिए इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। अब जो मेंडलीव थे, इन्होंने जैसा देखो हेडिंग में दिया मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos। इससे पहले जो chaos था, जो कुछ डिसअरेंजमेंट था, उसको इन्होंने ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद वैसे और भी बेटा क्लासिफिकेशन आए जो आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया है। ठीक है ना, तो वहाँ हम उनको जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो अपने सिलेबस वाली देख रहे हैं अपन। वो फिर आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसके रिजेक्शन के बाद भी बहुत से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंटिन्यू जो है जो रिसर्च था पैटर्न को वो करते रहे, को रिलेट करते रहे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को उनके एटॉमिक मासेस के साथ में। ठीक है, और द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स गोज टू डिमित्री लेवनोविक मेंडलीव। आप तो इसको मेंडलीव ही याद रख लें, मेंडलीव के नाम से पूछा जाता है। रशियन केमिस्ट थे
तो मेन क्रेडिट जो है उनको दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने सबसे मतलब सिस्टमेटिक वे में क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, atomic masses and also on the similarity of chemical properties। तो देखो तीन चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें आ गई? इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जैसे एटॉमिक मास, ठीक है, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इनके बेसिस पर उसने इन्हें अरेंज किया। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेस पर, एटॉमिक मासेस के बेस पर और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया सबसे पहले, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा आप ज़रूर स्टडी करें। यहाँ पर इसका जो है बायोग्राफी दी गई है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप ज़रूर स्टडी करें। ये एक्चुअली क्वेश्चंस इसमें से आते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अच्छी बात है। अब देखिए, जब मेंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था तो उस समय केवल 63 एलिमेंट्स थे जो नॉन एलिमेंट्स थे। देवर ओनली 63 एलिमेंट्स। उसने क्या किया? ही एग्जामाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। और जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात आई तो उसने जहाँ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे, जैसे ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाता है, तो इसके बेस पर केमिकल प्रॉपर्टी को उसने डिसाइड किया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एंड ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। तो उसने इन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी चेक की, ठीक है। द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स, और फिर उन एलिमेंट से फार्मूले बनाए उसने, ऑक्साइड के, हाइड्राइड के, इस तरह से फार्मूले बनाए, ठीक है। और फार्मूले बनाने के बाद में, ठीक है, वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। और उसने इसे क्लासिफिकेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। फिर उसने 63 एलिमेंट्स जो थे, देन ही टुक 63 कार्ड्स, उसने 63 कार्ड्स लिए। ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट। एक कार्ड पर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख ली, दूसरे कार्ड पर दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख ली, फिर उसने इस तरह से सब पर सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख ली। फिर उसने क्या किया? ही शॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। फिर उसने जो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग छांट लिया, ठीक है। पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल, और उन्हें दीवार पर लगा दिया। And he observed that most of the elements got a place in a periodic table। और उसने देखा कि ज़्यादातर एलिमेंट जो थे वो उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको जगह मिल रही थी। एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और अपने आप, है ना, ऑटोमेटिकली वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक और चीज़ चौंकाने वाली थी, उसने देखा कि जब उसने उसे अरेंज किया तो उसने देखा कि वहाँ एक रीअकरेंस हो रहा था। रीअकरेंस का मतलब एक एलिमेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो कुछ एलिमेंट्स के बाद में वो प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो रही है दूसरे एलिमेंट के अंदर, और वो एलिमेंट जस्ट उसके नीचे आ रहा है या जस्ट उसके ऊपर आएगा। इस तरह से रीअकरेंस हो रहा है उनका, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक टेबल। अब इसके बेस पर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बना डाली। He stated that, और उसने क्या स्टेट किया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट उसने दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट उसने तो दे दिया लेकिन एग्जामिनर भी देता है, ठीक है ना। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ये इसकी जान है किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लो जी, हम स्टार बना देते हैं तो ये चमकता रहेगा, और आप इसे देखते रहेंगे तो आपको याद आता रहेगा कि ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब और समझना है। देखो ये अपन ने बता तो दिया, इसका मीनिंग क्या है ये और समझ लें। इसमें बड़ी मतलब अटपटी लैंग्वेज यूज में ली है।
उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जब एलिमेंट्स को आप उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर पीरियड में वापस से क्या करता है, रिपीट करता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। तो इसी चीज़ को अगर हम बोलते हैं तो यूँ कह देते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की। मतलब एटॉमिक मास में अरेंज करने पर एक पीरियड में बार बार वो रिपीट होती हैं, ठीक है। चलिए, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन, इसमें क्या दो चीज़ें थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक तो उसने क्या किया, वर्टिकल कॉलम रखे और दूसरा हॉरिजेंटल रो। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना बेटा, हॉरिजेंटल रो इस तरह से होती है, तो इस तरह से जो एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, इस तरह से अरेंज किया, उनको तो उसने रॉ कहा, हॉरिजेंटल रोज। तो ये जो हॉरिजेंटल रोज थे ना, इनका नाम दिया गया पीरियड। जो एलिमेंट इस तरह से अरेंज है वो पीरियड है, और जो वर्टिकली अरेंज है, ठीक है, जो वर्टिकली अरेंज है उन्हें कहा गया ग्रुप। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, ग्रुप हो गए और पीरियड हो गए, और ग्रुप और पीरियड के बेस पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे सामने डायग्राम आ गया है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें बेटा, आज जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिमेंट का, वो या हम जो स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से करते हैं। तो ये बिगनिंग के अंदर जो उसने टेबल बनाई थी वो है हमारे पास में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो एक बार इसको अपन ध्यान से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वाले से। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो वर्ड हॉरिजेंटली आपको दिख रहे हैं, सॉरी, वो सारे के सारे मतलब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 तक आपके पास में ग्रुप है, 8 ग्रुप हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूँ पीरियड की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पीरियड्स की, तो आप पीरियड्स देख सकते हैं इसके अंदर कितने बेटा, पीरियड इसके अंदर टोटल मिला करके 6 है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसमें कि जो ग्रुप्स है ना, फर्स्ट से लेकर के 7 तक ग्रुप्स, उसको ध्यान से देखें आप, ए बी कहाँ तक है, 7 तक है। इसका मतलब ये है कि हमारे फर्स्ट से लेकर के 7 तक के जो ग्रुप हैं उनको क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को फर्स्ट ए, फर्स्ट बी में, सेकंड ए, सेकंड बी में, थर्ड ए, थर्ड बी में। लेकिन जो 8th वाला ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर ABC सिस्टम नहीं है, वो एक ही ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको, ये जो चीज़ बता रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी बात, आप देखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट से 7 तक के ग्रुप है, वहाँ पर उसने कुछ ग्रुप्स में मतलब 2-2 एलिमेंट्स को भी रखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो 8th वाला ग्रुप है, 8th वाले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उन्हें 3-3 के ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल है ना। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा उसको लार्ज कर देते हैं, रूथियम है, रोडियम है, लेड है, ठीक है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम है। तो इन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। 8th ग्रुप में 3-3 एलिमेंट है, और उसके अलावा 2-2 एलिमेंट्स रखेंगे, कुछ जगह सिंगल भी हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एक चीज़ और देखें आप, अपन ने कहा कि इनकी प्रॉपर्टी जो थी ना, उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड की फॉर्म में चेक की थी ना, कि ये ऑक्साइड बना रहे हैं कि हाइड्राइड बना रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वैलेंसी भी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई कि जैसे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर दें, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है आप देखिए उसमें हाइड्रोजन के साथ में वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। सेकंड जो है ग्रुप के एलिमेंट है वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, उसकी वैलेंसी 2 है। थर्ड 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, वैलेंसी 3 है। 4 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, वैलेंसी 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे वाले एलिमेंट की वैलेंसी फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 5th ग्रुप वाले एलिमेंट्स की 3 हो गई, 6th की 2 हो गई, 7th की 1 हो गई। ऐसी ऑक्साइड की प्रॉपर्टी के साथ देखिए, ऑक्साइड जो है बेटा ध्यान रखना वो बाईवैलेंट होता है ना, वो 2 वैलेंसी शो करता है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो एक कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो नहीं 2 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर देखो R2O बना रहा है ना, एलिमेंट को अपन R कंसीडर कर लें, तो R2 इसलिए बन रहा है क्योंकि एलिमेंट की वैलेंसी तो 1 ही है और ऑक्सीजन की 2 है, तो ऑक्सीजन की R के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। सेकंड वाले में 2 वैलेंसी, थर्ड वाले में 3 वैलेंसी, फोर्थ वाले में 4 वैलेंसी, इस तरह से सो ऑन इनको अरेंज किया गया है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर इसकी बात हो गई है। अब चलिए वापस अपन बैक आ जाते हैं जो हमने पढ़ा था। ये तो पीरियोडिक टेबल मतलब सॉरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात हो गई ना। अब अपन बात करते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या इसके अचीवमेंट्स थे, इसको इधर कर देते हैं ना, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको लग रहा है। चलिए अब देखिए, वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल ये डेवलप की गई थी तो देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस वर where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। ये ड्रॉबैक में आएगा, है ना। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना। अभी मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया गया। ओके, तो इसका मतलब ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पीछे होना चाहिए, ठीक है, और जो कम एटॉमिक मास वाला है वो पहले आना चाहिए। ठीक है, कंफर्म है। अब द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप। कहीं कहीं पर इसने इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि जब इसने इस तरह से किया कि भाई एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कहीं कहीं इसने देखा कि कहीं प्रॉब्लम आ रही थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हम अरेंज कर रहे थे तो नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उसने वहाँ पर इसको इन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट और निकल। तो यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकल का है 58.7। तो बताओ पहले कौन आना चाहिए? निकल आना चाहिए 58.7 और बाद में आना चाहिए कौन? बाद में आना चाहिए कोबाल्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया। चलो चेक करें, ठीक है ना। तो जैसा मैंने क्या कहा, पहले आना चाहिए आपके पास में निकल, फिर आना चाहिए कोबाल्ट, और इसने क्या किया, लेट्स सी, निकल एंड देन कोबाल्ट। ओके, लेट्स सी, निकल एंड कोबाल्ट, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, मिल गया, यस। इसको कंसीडर करें, देखिए एक से, इसको आप ध्यान से देखें, निकल और कोबाल्ट को। तो आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.93 ज़्यादा है, निकल 58.71 कम है, जबकि कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हो गया इसका, इसको लिमिटेशन में अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और आगे ढूंढते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। अपनी पीरियोडिक टेबल में इसने कुछ गैप्स छोड़े थे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट, अब इसे ना डिफेक्ट के रूप में अपन देखने की बजाय हम क्या करते हैं, मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड, मेंडलीव ने बहुत ही बोल्डली प्रिडिक्ट कर दिया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जिनको उस समय डिस्कवर नहीं किया गया था। मेंडलीव नेम देम प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल, एक संस्कृत के न्यूमेरल को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेकर के उसने उनका नाम भी रख दिया था, और उनके आगे एका लगाया था, एका ना 1, एका टू द नेम प्रेसिडिंग द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। उसी ग्रुप के का कोई जो एलिमेंट है उसके आगे पहले एका लगा करके उसने इनका नाम रख दिया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। अब ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर किए गए। कौन कौन से एलिमेंट, ध्यान रखना, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। उस समय मेंडलीव ने इनकी जगह खाली छोड़ दी थी, ठीक है, क्योंकि उस समय वो डिस्कवर नहीं हुए थे, और उसने कहा था कि ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर किए जाएंगे। तो इनका नाम क्या रखा गया, देखो, एक का नाम रखा गया एका बोरोन, एक का नाम रखा गया एका एल्युमिनियम, और एक का रखा गया एका सिलिकन। एका सिलिकन मतलब सिलिकन तो था उस समय, ठीक है, लेकिन सिलिकन से पहले जो उसने एम्प्टी स्पेस छोड़ा उनका नाम एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकन रख दिया गया। ठीक है, तो इसको मतलब ड्रॉबैक की फॉर्म में नहीं देखा जाता है आजकल, इसको मतलब एक तरह से अचीवमेंट ही माना जाता है उसका। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम। अब एका जो एल्युमिनियम था वो गैलियम के सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम आर लिस्टेड। तो यहाँ पर देखो उसको रिप्लेस कर दिया गया, दिखाया गया है इसमें, सॉरी, ठीक है ना, इस तरह से दिखाया गया है कि जो एका एल्युमिनियम एलिमेंट डिस्कवर किया गया था वो बाद में उसको गैलियम कहा गया, ठीक है ना, गैलियम की फॉर्म में उसको माना गया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जरा डायग्राम में भी, सॉरी इसमें भी दिख जाएगा हमें, देखिए गैलियम, जर्मेनियम
और सिलिकॉन, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट थे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम थे ना, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम का आ गया हमारे पास, यस 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 यस, ये रहा, ठीक है। स्कैंडियम भी है हमारे पास, स्कैंडियम भी है, जर्मेनियम भी है, गैलियम भी है। तो ये जो स्पेस था ना उसने खाली छोड़ा था उस समय। तो खाली इसलिए छोड़ा था क्योंकि भाई उस समय वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। आप तो इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये एल्युमिनियम के देखो के जस्ट नीचे आ रहा है, ये सिलिकॉन के जस्ट नीचे आ रहा है, तो इसको ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन, इस तरह से नाम दिया गया था, ठीक है। डिस्कवर करने के बाद में फिर इनको इस पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब ये जो उसने एविडेंस दिया तो ये कन्विंस कर देता है कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी इसमें काफ़ी करेक्टनेस भी थी और इसकी यूजफुलनेस भी थी। फर्दर इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडली प्रिडिक्शन दैट led chemist not only to accept this periodic table but also recognize him, ठीक है, as the originator of the concept on which it is based. Noble gases were like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. देखो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी बेटा, तो ध्यान रखना उस समय नोबल गैसेज जो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं की गई थी, ठीक है। सारी गैसेस डिस्कवर नहीं की गई थी। तो दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, बहुत लेट डिस्कवर हुई, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि बहुत इनर्ट होती हैं ये, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन अवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत कम कंसंट्रेशन में होती है। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल वॉज दैट व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड, कि जब इन गैसेस को डिस्कवर किया गया तो दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप, इनको नए ग्रुप के अंदर रखा जा सका विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, बिना एग्जिस्टिंग ऑर्डर को क्या किए, डिस्टर्ब करे हुए। तो इसको हम ड्रॉबैक्स नहीं मानेंगे, इसको हम इसकी स्ट्रेंथ मानेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की स्ट्रेंथ क्या थी, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेंथ क्या हो गई कि जो कुछ एलिमेंट्स जिस समय डिस्कवर नहीं किए गए थे उन्हें इसने प्रिडिक्ट कर दिया था पहले से कि इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। और दूसरा, नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं की गई थी, उसके लिए उसने जो जब डिस्कवर की गई तो वो गैसेस जो थी इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इजीली एडजस्ट हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। एक बार मैं थोड़ी लाइट ऑन कर देता हूँ, ओके, यस। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लेट्स सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो वो रिसेंबल करता है एल्कलाई मेटल से, ठीक है। कैसे, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एल्कलाई मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो लाइक एल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन कंबाइन विद हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन सब के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हैलोजन की तरह ये डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, H2 की फॉर्म में मिलता है, और ये मेटल और नॉन मेटल के साथ में कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये मेटल से भी रिसेंबल कर रहा है और नॉन मेटल से भी रिसेंबल कर रहा है। In that case, it can be placed in alkali metal, with alkali metal and with halogen। तो उसकी पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताई जा सकी कि उसे कहाँ रखा जाए, तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है, यस। चलिए अब आगे चलते हैं। Certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was first limitation of Mendeleev periodic table, ठीक है, क्लियर है। मतलब बेचारे को कहीं जगह ही नहीं मिली हाइड्रोजन को, न फर्स्ट ग्रुप में न लास्ट ग्रुप के अंदर, प्रॉब्लम की बात है, कोई बात नहीं। ही कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन। अब इसके बाद बात आती है आइसोटॉप्स की। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटॉप्स आप कहते हैं
एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शायद नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है इसके बारे में। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो इस तरह से 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, ठीक है ना। ऑल 3 हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। सो हाउ कैन वी पुट ऑल 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इन अ सेम प्लेस? इज इट पॉसिबल? नो, कर ही नहीं सकते हम। लेकिन मेंडलीव ने इन तीनों के लिए अलग से स्पेस नहीं दिया, उसने केवल एक ही ब्लॉक बनाया जिसमें हाइड्रोजन को रख दो बस, ठीक है ना। तो ये तो एक ड्रॉबैक हो गया उसका, आइसोटॉप्स के लिए सेपरेट प्लेस नहीं देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 10 आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे अभी अपन ने बताया था निकल और कोबाल्ट के एग्जाम्पल में कि एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घट जाए। तो उसने क्या किया कि कुछ जगह यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कम एटॉमिक मास वाले को पहले और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रख दिया। तो वो भी एक उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। ओके, ये हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये क्वेश्चन आंसर बेटा आप करना इसके, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर जो कियोस था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो ड्रॉबैक्स थे, इनको दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्रेडिट जाता है बेटा देने का, वो जाता है किसमें? हेनरी मोज़ले को। हेनरी मोज़ले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। पढ़ते हैं जरा। हेनरी मोज़ले showed that atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass as described below। हेनरी मोज़ले ने सबसे पहले बताया कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना चाहें तो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़िया फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंगली मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये क्या है देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये क्या, बस एक हल्का सा चेंज किया हमने, जो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वहाँ पर इस एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास था, यहाँ हमने एटॉमिक नंबर लगा दिया। एटॉमिक नंबर लगा दोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक मास लगा दोगे तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिपीट करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए, लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। देखो, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, वो किससे डिसाइड करते हैं हम? वो डिसाइड करते हैं हम किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जब आप मान लीजिए एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक एक एलिमेंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ध्यान रखना एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता चला जाएगा, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, एलिमेंट व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ना lead us the classification known as modern periodic table. Prediction of properties of elements could be made with more precise when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। मतलब जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट को अरेंज किया गया तो उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रिसाइज थी, ठीक है।
चलिए, अब ये आपके पास में पीरियोडिक टेबल आ गई है। अब ये पीरियोडिक टेबल ये तो हमें ऐसे दिख रही है, इसको कैसे समझाया जाए? चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बेटा एक एक करके। तो अभी चलो इसको अपन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। उससे पहले एक ये लाइन और रीड कर देते हैं हम। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that the basis on which the position of an element in the modern periodic table depends. देखिए यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो 3 लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, उसको ध्यान में रख करके बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो एनोमलस पोजीशन है हाइड्रोजन की, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये भी अभी पोजीशन जो है बरकरार ही थी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि अब थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन किया गया कि पहले हमारे पास में जो ग्रुप और पीरियड्स थे, ठीक है ना, वो लिमिटेड थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जैसे पहले पीरियड कितने थे हमारे पास, 8 थे, 8 पीरियड थे टोटल, 8 ग्रुप्स थे। अब ग्रुप्स को बढ़ा करके 18 कर दिया गया, और पीरियड जो थे वो 6 थे, अब उनको बढ़ा के 7 कर दिया गया। तो यानी अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये पहले वाली पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा बड़ी है। इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी ये जो दिख रहे हैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये तो हमारे पास में क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप इस तरह से हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे करके टोटल आपके पास में कितने ग्रुप्स हैं, आपके पास 18 तक ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 18 ग्रुप इसके अंदर रखे गए। अभी इनका जिक्र करेंगे हम एक एक करके सबका, आपको ट्रिक्स भी बताएंगे किस तरह से इनको लर्न किया जा सकता है, ओके। तो अभी अपना जो बेटा ये वीडियो लेक्चर है, ये लगभग 46-47 मिनट का हो गया है, जो एक क्लास के लिए सफिशेंट है। इसको अपन फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, जहां हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसको आप रिवाइज करते रहिए, है ना, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप NCERT बुक्स को ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आने वाला है।